Hello and welcome to my channel Kamini Madekar, Assistant Professor at KD Power B.Ed College, Savnet. कोरिलेशन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोरिलेशन वो होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच हमें रिलेशन बताता है। दो पैरामीटर्स के बीच का जो रिलेशन हमें बताता है उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। अब कोरिलेशन हमें क्यों पता होना चाहिए, कोरिलेशन टीचर को किस तरह से हेल्प करता है। देखिए, मान के चलिए कि आपके क्लास में दो बच्चे हैं और दो बच्चों का क्लासरूम में दो सब्जेक्ट का कैसा रिलेशन है वो हमें पता लगाना होगा, या फिर आप कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हो तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आपको जज करनी होगी, तब आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए। देन अभी NEP आया है, NEP 2020 आया है, तो NEP 2020 का लक्ष्य ही है कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रख के बच्चों को पढ़ाओ। आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट अभी बच्चों को आने वाले हैं, जब उनका न्यू सिलेबस NEP के आधार पे आएगा तब मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स आएंगे, तो वहाँ पे भी हमें कोरिलेशन का यूज़ होगा। उसके टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, तो वो सारे टाइप्स एज ए टीचर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे का एक आधा मतलब साइंस का सब्जेक्ट अच्छा होता है तो उसका मैथ्स अच्छा होता है, किसी बच्चे का फाइन आर्ट्स या फिर आर्ट्स से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, तो उसके अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस वगैरह है वो वीक होते हैं, तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैसे की जाए, वो हमें अगर कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है यह अगर पता होता है तो हम अच्छे से उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। उसका कैलकुलेशन निकाल के, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल के हम बच्चों को ईजी तरीके से इफ़ेक्टिवली गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हैं। हमारा टीचिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं और बच्चों का लर्निंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एज ए टीचर आपको यह पता होना चाहिए। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। तो चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं कोरिलेशन। अभी देखिए, कोरिलेशन निकालने की, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने की दो विधियाँ हैं। एक है कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, जो आपको B.Ed के लिए नहीं है। नागपुर यूनिवर्सिटी के B.Ed के कोर्स में असेसमेंट ऑफ लर्निंग के पेपर में आपको स्टैटिस्टिक जो दिया है तो उसमें सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एक ही मेथड दी है, जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जब आप PhD करोगे या और भी इसमें हायर स्टडीज़ करोगे, रिसर्च में जाओगे, तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी है, स्कैटर डायग्राम भी है, जहाँ पे क्लासिफाइड स्कोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर्स होते हैं, वहाँ पे वो स्कैटर डायग्राम वगैरह यूज़ होती हैं। जब आप PhD करोगे तो आपको पता ही चलेगा। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जांचने के लिए भी ये सारी जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो विधियाँ है वो बहुत काम में आती हैं। तो आपको B.Ed के लिए सिर्फ स्पीयरमैन की रैंक डिफरेंस मेथड दी है, वो स्पीयरमैन की मेथड यूज़ करके आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, और दो सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स के दो सब्जेक्ट्स में का जो रिलेशन है वो हमें इस मेथड से पता चलता है। ऑब्वियसली इसके ऊपर ज़्यादा वर्क एडवर्ड स्पीयरमैन ने किया है, इसलिए उसको स्पीयरमैन का नाम भी दिया है, और उसको डिनोट किया जाता है बड़े R से या फिर रो से। रो एक ग्रीक वर्ड है, रो एक ग्रीक वर्ड है, से R, रो जो है वो ग्रीक वर्ड है, ये रो से या फिर R से इसको डिनोट किया जाता है। स्पीयरमैन टेक्निक्स, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेक्निक यूज़ किसके लिए होती है? फॉर नोइंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का हमें रिलेशन निकालना होगा, तो यह टेक्निक यूज़ की जाती है, और उसके लिए हमें सबसे पहले वो वेरिएबल को ऑर्डर में लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं हमारे। हमको RTM नागपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह से आपको 10 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए, यहाँ पे 10 मार्क के लिए कोरिलेशन पे क्वेश्चन आता है, तो 8 मार्क्स होते हैं कैलकुलेशन के ऊपर और 2 मार्क्स होते हैं इसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन आता है आपका, कैलकुलेट
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, ठीक है, रैंक डिफरेंस मेथड। इस तरह से आपको नागपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है और यह सारी चीज़ें गिवन दी जाती है। यहाँ पे कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे या फिर आपको रो भी बोल सकते हैं। हमने पहले ही बताया रो डिनोट करता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, काय का ग्रीक वर्ड किसका यूज़ करता है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया जाता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हैं और 10 स्टूडेंट्स दिए हैं जिनके नाम ABCDEFGHIJ, मतलब 10 स्टूडेंट्स दिए हैं और उनको उनके स्कोर्स दिए हैं, मराठी और हिंदी में मिले हुए उनको स्कोर्स यहाँ पे दिए। सिर्फ इतना RTM नागपुर यूनिवर्सिटी के B.Ed के एग्ज़ाम में आपको दिया जाता है और साथ में उसका फार्मूला भी दिया जाता है। तो आपको फार्मूला दिया जाता है रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन n इंटू n स्क्वेयर -1, यह फार्मूला दिया जाता है। बस इतनी ही चीज़ आपको दी जाती है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है फार्मूला की तरफ। फार्मूला में आपको क्या दिया है, 1 और 6 ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है, ABCD जिनके नाम है, तो टोटल देख लीजिए 10 स्टूडेंट्स है। n की वैल्यू पता चली आपको, फिर n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब d क्या है, d क्या है, तो d है डिफरेंस बिटवीन रैंक, d है डिफरेंस बिटवीन रैंक। अब रैंक हम कैसे देते हैं, जनरली जिसको क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको हम फर्स्ट रैंक देते हैं और जिसको क्लास में सबसे कम मार्क्स होते हैं उसको लास्ट वाली रैंक मिलती है। तो वही मेथड यूज़ करके हमें रैंक देनी होती है, ठीक है। तो इतना ही आपको गिवन दिया जाएगा। अभी अब हम देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको देखिए ये दिया था, मैंने वैसे के वैसे ही यहाँ पे लिख लिया है। हमारा टाइम बचाने के लिए मैंने टेबल भी यहाँ पे पुटअप कर लिए हैं। टेबल भी पुटअप कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी सिर्फ इसमें कैसे निकालना है, डी निकालना है। तो डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रैंक। तो रैंक हमें निकालनी है पहले। मराठी विषय दी, मराठी के स्कोर्स हमें दिए हैं, तो मराठी के स्कोर्स का रैंक हमें देना पड़ेगा पहले, ठीक है। एंड देन हमको दिया है रैंक स्कोर्स इन हिंदी, तो दोनों की हमें रैंक निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेती हूँ, रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन n इंटू n स्क्वेयर -1, ठीक है। यह हमारा फार्मूला है, वो दिया ही रहेगा। तो हमें डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रैंक निकालनी पड़ेगी। अब रैंक कैसे निकालते हैं हम, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको हम पहला नंबर देंगे और जिसको सबसे कम है वो लास्ट में जाएगा। तो सबसे पहले हम मराठी के जो स्कोर्स दिए उनकी रैंक दे देते हैं। तो मराठी के स्कोर्स का रैंक देते वक्त सिर्फ मराठी के इधर ही ध्यान देना, ठीक है। तो मराठी में देखते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको है, मराठी में देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको है, 32 के सामने फर्स्ट रैंक लिख दो। देन 32 के नीचे किसको है मार्क्स, जिसका नाम ए है, ए और डी को 30 मार्क्स हैं। मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट रैंक दे दी, अभी हमें सेकंड रैंक देनी है, पर सेकंड रैंक वाले 2 स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले हैं। तो कैसे करेंगे हम, सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेकंड रैंक देनी थी पर 2 स्टूडेंट थे, तो हमने सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5। अब 2.5 इसके भी सामने आएगा और 2.5 इसके भी सामने आएगा, ठीक है। मतलब हमने 3 तक रैंक दे दी। अभी हमें 4th वाली रैंक देनी है, 30 वाला और कोई नहीं था ना, नहीं। अभी हमें 4th रैंक देनी है। तो 30 से नीचे देखिए 28 है, एक ही है, 28 एक ही है, मतलब 4th रैंक।
देन 28 के नीचे 26 वाले कितने हैं स्टूडेंट्स? 26 वाले एक ही है, मतलब 5 रैंक दे दिया हमने। फिर 26 के नीचे किसको मार्क्स मिला है? 25, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। फिर 25 के नीचे 24, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। 24 एक ही है ना? हाँ, देख लीजिएगा, टैली करते रहिएगा, नहीं तो कैसे हो जाएगा, जम्बलिंग हो जाएगा उसका। 7 तक हमने रैंक दे दी। अभी देखिए 18 और 18 दो बार आए हैं, 18 और 18 दो बार आए हैं, तो हमें कैसे करना है? 7 तक तो हमने रैंक दे दी है, अभी कौन सी रैंक आएंगी? 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा, मतलब 8.5 यहाँ भी आ जाएगा और 8.5 यहाँ भी आ जाएगा। मतलब हमने कहाँ तक रैंक दे दी? अभी 9 तक तो हमने रैंक दे दी है, अभी लास्ट कौन सी बची है? 10th वाली रैंक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 10 थे, तो हमारी लास्ट वाली रैंक भी 10th उसमें आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी आप टैली कर सकते हो कि आपने बराबर सही तरीके से रैंक दी है कि नहीं दी है। देन स्कोर्स इन हिंदी हमें दिया है, तो उसकी भी हमें रैंक निकालनी पड़ेगी। अभी उसकी रैंक कैसे निकालेंगे? जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी तरह से हमको इसका भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हिंदी में देखना, अभी मराठी के ऊपर फोकस मत करना, सिर्फ हिंदी के ऊपर फोकस करना। अब हिंदी में देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं? 30, मतलब यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रैंक। ठीक है, फर्स्ट रैंक। देन 30 के बाद 28 दो स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, मतलब 2 + 3 वैसे ही आएगा, 2.5 मतलब 28 के सामने आएगा 2.5 और 2.5। 3 तक हमने रैंक दे दी है। अभी 26 कितनी बार है? 1 2 3 बार है 26। अब 26 3 बार हमने रैंक दे दी, 3 तक हमने रैंक दे दी है। अभी आ जाएगा 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 26 हमारा कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो इसलिए हम उसका एवरेज निकालेंगे। 4th रैंक, क्योंकि हमें नेक्स्ट रैंक देनी थी 4th वाली, तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना आएगा यहाँ पे? एवरेज इसका 5, मतलब 26 जहाँ भी है उसके सामने हमें 5th रैंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने कहाँ तक रैंक दे दी है? ये देखिए, हमने 6 तक रैंक दे दी है। अभी नेक्स्ट वाला 26 के नीचे, यहाँ पे 26 यहाँ पे था, है ना? अब 26 के नीचे 25 यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, अब 25 भी 2 बार है, तो 25 2 बार है, तो यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा हमें? 25 2 बार है, देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे भी हमने कहाँ तक रैंक दे दी है? 6 तक दे दी है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7.5 और 7.5, मतलब 8 तक हमने अभी रैंक दे दी है। अभी 9th वाला आएगा हमारा 22, यहाँ पे 9th रैंक, और यहाँ पे आ जाएंगी हमारी 10th रैंक। ठीक है, ये सही किया है हमने। देखिए एक बार फिर से, बराबर रैंक दी है, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उसको हमने पहली रैंक दी, और जिसको सबसे कम मार्क्स थे उसको हमने लास्ट वाली रैंक दी है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अभी हमने क्या किया है? हमने रैंक्स तो निकाल लिए, अभी क्या निकालना पड़ेगा हमें? डी क्या होता है? मैंने अभी बताया, डिफरेंस बिटवीन रैंक। डी = R1 - R2। ठीक है, डी क्या होता है? R1 - R2 होता है, तो डी हमें निकालना पड़ेगा, अभी डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो डी देखिए, 2.5 - 1 क्या होता है? 1.5। 10 - 5 5 आ जाएगा। 8.5 - 10 1.5 -1.5। ठीक है, 2.5 - 2.5 0, 1 - 2.5 मतलब -1.5। देन 4 - 5 कितना आ जाएगा? 1, देन -1,
देन 5 माइनस 7.5 2.5, ठीक है। देन 8.5 माइनस 5 3.5, देन 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3, देन 7 माइनस 7.5 मतलब क्या आ जाएगा आपका 0.5। अभी क्या करना है हमें, फार्मूला की तरफ देखिए, फार्मूला में सिर्फ आपको डी बोला है क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर भी चाहिए, तो डी स्क्वायर भी निकालते हैं। डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डी आपको ऑलरेडी दिया गया है तो आपको डी स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, यहाँ पे एक डिजिट आ जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, बराबर है। देन 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर कितना आता है 225 आता है, यहाँ पे माइनस चला जाएगा और यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा, डेसिबल आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। 15 का स्क्वायर फिर से 2.25 आ जाएगा, बराबर है, सही चल रहे हैं हम। देन 1 का स्क्वायर 1, 2.25 का मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा। देन 3.35 का कितना आता है, ज़रा कैलकुलेटर में कीजिए, 3 का यहाँ पे 9, यहाँ पे 25, 2.5, यहाँ का ज़रा बताइए 35 का स्क्वायर कितना आता है वो बताइए। 35 का बताइए। आप आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 35 का स्क्वायर कितना आता है 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एक डिजिट दिया है तो यहाँ पे एक डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें देखिए अब फार्मूला में हमें सिर्फ डी नहीं पूछा है, हमें डी स्क्वायर समेशन ऑफ डी स्क्वायर पूछा है। ये देखिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर पूछा है, तो डी स्क्वायर तो हमने निकाल के रखा है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा समेशन करना पड़ेगा इस कॉलम का, तो हमें मिल जाएगा समेशन डी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। जब हम इसका पूरा एडिशन करते हैं तो समेशन डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप इसका एडिशन कीजिए कैलकुलेटर में, आप नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। और एज अ टीचर भी आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और पता लगाइए हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है एग्ज़ाम में और ऐसे भी जनरल इसमें आप कैलकुलेटर का यूज़ करिए और निकालिए उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। तो डी स्क्वायर इसका पूरा कीजिए एडिशन और बताइए कितना आया समेशन डी स्क्वायर 60.50, ठीक है, 60.50 समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 60.50। यह आपका समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आई। अब सारी वैल्यू तो अपने मिल चुकी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अब फार्मूला में पुटअप करना है सिर्फ, ठीक है। 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई है 60.50, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू हमारे मैंने पहले बताई थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे 10 स्टूडेंट्स है, यहाँ से हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 10 माइनस अभी यहाँ पे n स्क्वायर बोला है मतलब 100 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेप वाइज ही उसको सॉल्व करना है, बोडोमास का रूल यूज़ करना है, डायरेक्टली हम उसके ऊपर कूदते हैं फिर हमारा लास्ट आंसर कितना भी कैलकुलेट कीजिए तो हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए 6 इंटू 60.50 कितना होता है बताइए कैलकुलेटर में करके 363, ठीक है। अब यहाँ पे 100 माइनस 1 है तो वो हो जाएगा 99 इंटू
10 कितना हो जाएगा 990, ठीक है। 1 माइनस, अब इसको डिवाइड कीजिए, 1 वैसे ही रखिए, माइनस वैसे ही रखिए, इसका डिवाइडेशन कितना आता है वो बताइए। 0.367, ठीक है, 0.367 आता है। अब कैलकुलेटर में 1 माइनस 0.367 कीजिए, कितना आएगा 0.6633। मतलब आपकी आर की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे 0.633, ठीक है, 0.633। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे प्लस में 0.633, ठीक है। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इस तरह से हम जांचते हैं कि बच्चों का, जैसे यहाँ पे दिया था हमारे एग्जाम्पल में स्कोर्स इन मराठी दिया था और स्कोर्स इन हिंदी दिया था, और उसका कोरिलेशन हमें निकालना था रैंक डिफरेंस मेथड से। सबसे पहले हमने क्या किया, रैंक निकाला दोनों सब्जेक्ट का रिलेशन हमें देखना है, तो उसके लिए हमने पहले दोनों सब्जेक्ट की रैंक निकाली। रैंक निकालने के बाद उसका डिफरेंस बिटवीन रैंक लिया, डी निकाला और फिर डी स्क्वेयर निकाला, उसका समेशन लिया। समेशन लेने के बाद हमने फार्मूला जो ऑलरेडी एग्जाम में दिया जाता है उसमें सिर्फ आपको फार्मूला में पुटअप करना है। नागपुर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा झंझट भी नहीं है, आपको फार्मूला में पुटअप करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस स्टेप से वो करना है, किस स्टेप से वो लाना है, पहले क्या निकालना है और फोकस किसके ऊपर करना है, ठीक है। फोकस हमारा सिर्फ फार्मूला के ऊपर होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला में क्या क्या टर्म्स दी है, कैसे वो टर्म निकालनी है, तो आपको कुछ इजी नहीं जाएगा। बाद में तो सारा उठा के यहाँ से यहाँ पे पुटअप ही करना है, और कैलकुलेटर तो यूज़ होना ही वाला है, तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके ये कैलकुलेशन निकालना है। सिर्फ घाई मत करिएगा, जो भी करना है वो धीरे धीरे करिएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसका ये हो गया आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स के लिए आपको कैलकुलेशन पूछते हैं। अभी इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। अब इसका इंटरप्रिटेशन करना है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू किस में आई थी, पॉजिटिव में आई थी 0.663। इसका मतलब क्या है, हमने कल के वीडियो में भी देखा था, अगर 0.60 से लेकर 0.80 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो वह जो कोरिलेशन होता है वो एक अच्छे तरह का कोरिलेशन हम समझते हैं, गुड कोरिलेशन होता है, हाई कोरिलेशन हम उसको बोलते हैं। तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होता है। अब देखिए, जो हमारा कोरिलेशन आया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं आए वैल्यू। और मैंने ये भी बताया था कि हमेशा आपकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में ही आएंगी, उसके ऊपर भी नहीं जाएंगी और उसके मतलब -1 के उधर भी नहीं जाएंगे और +1 के उधर भी नहीं जाएंगे। आपकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में ही आएंगी। तो इसका इंटरप्रिटेशन आपको इस तरह से लिखना है कि रो इज इक्वल टू, मतलब +0.633 यह वैल्यू आई है। इट मीन्स दैट द कोरिलेशन बिटवीन मराठी एंड हिंदी सब्जेक्ट इज हाई और गुड इन नेचर एंड पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। अच्छा सहसंबंध है दोनों का भी, मराठी और हिंदी सब्जेक्ट का अच्छा सहसंबंध है और दोनों का भी पॉजिटिव, वो कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है। पॉजिटिव इन नेचर क्यों बोला है, देखिए ज़रा हम देखते हैं, मराठी और हिंदी के स्कोर्स देखते हैं। मराठी और हिंदी में जिस बच्चे को मराठी में अच्छे मार्क्स मिले हैं उसको हिंदी में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। देखिए इधर भी 18, इधर भी 18 है, 30, 28 आसपास ही है, 32, 28, 22 दिख रहा है, सबको आसपास ही मार्क्स है। सिर्फ ये 2 बच्चे जो है जिसको 18 मार्क्स मिले हैं उसको थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। पर ओवरऑल अगर हम विचार करते हैं तो दोनों का जो कोरिलेशन है, 2 सब्जेक्ट का जो कोरिलेशन है वो अच्छा है, गुड है, हाई है, ठीक है।
मतलब एक अगर बढ़ता है, अगर मराठी का स्कोर बढ़ता है तो उसी इसमें हिंदी का स्कोर भी बढ़ रहा है। अगर हिंदी का स्कोर जिसमें कम होगा, जैसे देखो हिंदी में इसको कम मार्क्स मिले हैं तो उसको भी कम मार्क्स मिले हैं, इसको कम मार्क्स है हिंदी में तो इसको भी कम मार्क्स है, इसको ज़्यादा है 32 तो इसको भी ज़्यादा है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसी इसमें बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है तो इधर का भी कम हो रहा है। एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव इन नेचर हमारा इंटरप्रिटेशन आएगा। आपको इंटरप्रिटेशन में जितना मैंने बताया उतना ही बस लिखना नहीं है, आप उसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि इतना तो लिखना ही लिखना है, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि जिसकी मराठी की प्रगति अच्छी है, जिसका मराठी का प्रोग्रेस अच्छा है, जिसको मराठी में अच्छे मार्क्स मिले उसको हिंदी में भी अच्छे मार्क्स मिले, उसकी हिंदी की प्रगति भी अच्छी है। जिस बच्चे का मराठी अच्छा नहीं है उसका हिंदी भी अच्छा नहीं है, ऐसा हम इंटरप्रिटेशन उसका निकालते हैं। ठीक है, और मैंने इंटरप्रिटेशन आपको कल भी बताया था कि आप वो स्क्रीनशॉट लेके रखो करके, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कौन सी भी वैल्यू है, अभी इस एग्जाम्पल में ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, किसी और एग्जाम्पल में और दूसरी हो सकती है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे यूज़ करनी है करके। ठीक है, अब देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये वाला मैंने बोला था आपको कि स्क्रीनशॉट निकाल के रखना करके। अगर वैल्यू आपकी कोई भी आए, कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना आए, पर इंटरप्रिटेशन इस तरह से ही आपको लिखना है। सिर्फ पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव इन नेचर लिखना है, निगेटिव आए तो निगेटिव इन नेचर लिखना है। ठीक है, बस अगर 0 से 0.20 के बीच में आए तो वो कोरिलेशन निग्लिजिबल है, कंसीडर करने जैसा नहीं है, ऐसा आपको वहाँ पे इंटरप्रिटेशन में लिखना होगा। अगर 0.80 से 99 के बीच आएगा अगर आपका वैल्यू, तो वो बहुत ही अच्छा, वेरी हाई कोरिलेशन है, एक्सेलेंट कोरिलेशन है, ऐसा हम बोलेंगे। अगर और ये वाली जो स्थिति है 1 वाली स्थिति, वो बहुत ही रेयर आपको मिलेंगी आपके क्लासरूम में। जब आप एनालिसिस करोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट कोरिलेशन बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही आदर्शात्मक स्थिति है। जब कोई बहुत सटीक होता है तब यह रिलेशन आता है। ठीक है, अब देखो इसका यूज़ हमें क्या करना है। अगर हमारा रिलेशन मतलब 2 सब्जेक्ट्स का, बच्चों का, हमें पता चलता है कि पॉजिटिव वे में आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है हमको, और उनको बच्चों को पुशअप करना होता है। पर अगर निगेटिव कोरिलेशन आता है 2 सब्जेक्ट्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों को गाइडेंस करना पड़ेगा, उस तरह से असाइनमेंट्स हमें बिल्डअप करने पड़ेंगे, उस तरह से प्रोजेक्ट्स हमें देने पड़ेंगे कि बच्चों का वो जो कोरिलेशन है वो पक्का हो जाए, अच्छा हो जाए, निगेटिव उसमें से निकल जाना चाहिए और पॉजिटिव कोरिलेशन में हमें बदलना पड़ेगा। अभी एनईपी में मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो बच्चों को इंटरकनेक्ट हमें करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब आपको पता चलेगा, और भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लाने ही वाली हूँ, पीएचडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड। अगर आप रिसर्च करते हो, हायर एजुकेशन करते हो, तो इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।